लेकिन किसी रात आपको चंद्रमा पर एक गोलाकार छाया दिखाई देती है। इसे देखने के बाद पृथ्वी के आकार को लेकर आपकी सोच बदल जाती है। कहीं पृथ्वी गोल तो नहीं? ये गोलाकार छाया पृथ्वी की सतह को लेकर आपकी दुविधा को और आगे बढ़ाती है। कैसी है पृथ्वी? किसी डिस्क या तस्तरी की तरह समतल या चिपटी है, या किसी गेंद की तरह गोल, या फिर किसी बेलन के आकार की? इसी पृथ्वी को लेकर अब अगला सवाल आपके मन में पैदा होता है, क्या यह स्थिर है या गतिमान? एक नजरिए से पृथ्वी स्थिर मालूम होती है, लेकिन जब आप सूरज को रोज पूरब से पश्चिम की यात्रा करते देखते हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, या फिर पृथ्वी घूम रही है और सूरज स्थिर है? ऐसे अनगिनत सवाल और अनसुलझे गुत्थियों को सदियों पहले महसूस किया गया, और इन्हीं अनुभवों के साथ शुरू हुई हमारी खगोलीय यात्रा, यानी एस्ट्रोनॉमिकल जर्नी। हम सूरज से तीसरे स्थान यानी कि प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं। जानकारी के लिए आज हमारे पास कई स्रोत हैं, और यही वजह है कि आज हम पृथ्वी के बारे में काफी कुछ जानते हैं। सदियों पहले कुछ वैज्ञानिकों, गणितज्ञों, चिंतकों और खगोल विद्या के कई निपुण खगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी और इसकी अनगिनत गुत्थियों को सुलझाया। लेकिन तब उनके पास न ही किताब थी, न इंटरनेट, न ही टेलीस्कोप और न ही कोई और टेक्नोलॉजी। इन सब से कहीं बढ़कर उनके पास एक मानवीय ताकत थी, सोचने और समझने की ताकत, जानने और परखने की इच्छा शक्ति। तो आइए हम चलते हैं इतिहास में और जानते हैं उस सोच और समझ को जहां से एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान की रोमांचक यात्रा की शुरुआत होती है। संभवतः अपने संसार को जानने के लिए मानव ने सबसे पहले सहारा लिया होगा आसमान का। आसमान यानी कि सिर के ऊपर एक काले रंग का विशालकाय गुंबद, टिमटिमाते अनगिनत तारे, ग्रह उपग्रह और अन्य कई चमकते दमकते आकाशीय पिंड। चाइना, इजिप्ट, ग्रीस, मेसोपोटामिया और अपने भारत से भी खगोल शास्त्रियों ने उस आसमान को देखकर अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाए और इसे लेकर अपने अपने विचार प्रकट किए। पृथ्वी, आसमान, तारे, ग्रह उपग्रह, चमकते आकाशीय पिंड सब अनजान थे, पर मानवीय सोच इन्हें जानने के लिए सक्रिय थी। प्राचीन चीनियों का मानना था कि पृथ्वी चपटी और चौकोर है और इसके चारों कोनों पर स्वर्ग बसा है। मेसोपोटामिया के चिंतकों का मानना था कि पृथ्वी किसी तस्तरी के समान चिपटी है और ये सागर पर तैर रही है। बेबीलोनियंस का विश्वास था कि पृथ्वी की सतह समतल है, ये चार खंभों पर खड़ी है जिसे ऊपर से गुंबदनुमा आसमान ने ढक रखा है। प्राचीन भारत के हिंदुओं और बौद्ध धर्मियों का यह मानना था कि पृथ्वी मेरू पर्वत और कछुए के बीच में स्थित है और कछुआ एक बड़े सांप पर बैठा है। पृथ्वी को लेकर दुनिया भर में अलग अलग धारणाएं थीं और हर धारणा के पीछे एक ठोस कारण भी था। 6ठी सदी ईसा पूर्व ने पृथ्वी के रूपरेखा को लेकर पुरानी सभी कल्पनाओं को नकार दिया और एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। इस विचार के जन्मदाता थे ग्रीस के पाइथागोरस। आज हम पाइथागोरस को उनके मैथमेटिकल थ्योरम की वजह से जानते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमी में उनका विशेष योगदान रहा है। जियोमेट्री यानी कि रेखा गणित में गोल आकार ही पूर्ण आकार माना जाता है, इसलिए पाइथागोरस ने पृथ्वी के आकार को भी गोल ही माना। पृथ्वी के आकार को गोल मानने के पीछे उनका एक और तर्क था। पाइथागोरस के अनुसार अगर हम दक्षिण दिशा में आगे बढ़ते हैं तो उत्तरी आसमान में ध्रुव तारा हमें नीचे की ओर आता दिखाई देता है, और यदि हम उत्तर दिशा की ओर जाते हैं
तो ये तारा हमें ऊपर की ओर जाता दिखाई देता है। ऐसा तभी संभव है जब पृथ्वी का आकार गोल हो। ध्रुव तारे का ऊपर की दिशा में जाना और वापस नीचे की ओर आना, तारों का पूरब से पश्चिम की ओर जाते दिखाई देना जैसी प्राकृतिक घटनाओं के आधार पर पाइथागोरस द्वारा दिए गए तर्क ये साबित करते थे कि पृथ्वी गोल है और ये अपने ही अक्ष पर लगातार घूमती रहती है। एक नई सोच, एक क्रांतिकारी तथ्य, पृथ्वी को बेहतर तरीके से समझने की दिशा में एक नया कदम। 20 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन की कामयाबी के साथ ही मानव समाज ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा। इस गौरव को हासिल किया नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। चंद्रमा से उन्हें दिखाई दिया सूरज की रोशनी में चमकता हुआ नीले रंग का एक ग्रह, हमारी पृथ्वी। चंद्रमा पर पहुंचकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने उस पृथ्वी के साक्षात दर्शन किए जिसे सदियों से मानव समाज सिर्फ अपनी कल्पना की आंखों से देखता आया था। अजीब बात है कि जिस चंद्रमा तक हम आज पहुंच चुके हैं, सदियों पहले इसके ग्रहण ने धरती के गोल होने की परिकल्पना को जन्म दिया। क्या कभी आपने ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली गोल आकार की छाया को देखकर यह सोचा है कि इसकी छाया गोल क्यों है? आज से सदियों पहले महान अरिस्टोटल ने चंद्रमा पर पड़ने वाली इस गोल छाया को देखकर अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाए। पाइथागोरस और आर्यभट्ट की तरह 4th सेंचुरी BC यानी कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में ग्रीस के दार्शनिक अरिस्टोटल ने भी पृथ्वी को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। अरिस्टोटल का भी यही मानना था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी के गोलाकार होने के पक्ष में अरिस्टोटल ने यह तर्क दिया कि ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर धरती की जो छाया दिखाई देती है वो हमेशा गोलाकार होती है। अरिस्टोटल के इस तर्क को आज हम बड़ी आसानी से घर बैठे ही समझ सकते हैं। एक अंधेरे कमरे में कोई भी प्रकाश का स्रोत जैसे कि टॉर्च या मोमबत्ती ले लीजिए। अब इसकी रोशनी एक समतल या चिपटी वस्तु जैसे कि तस्तरी या किसी सीढ़ी पर लंबवत डालिए। आप देखेंगे कि इस चिपटी वस्तु की गोल सी छाया दीवार पर पड़ रही है। अब आप इस चिपटी वस्तु को उसी जगह पर धीरे धीरे घुमाइए। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि जो छाया दीवार पर पहले गोल सी दिख रही थी, अब उसका आकार गोल नहीं रहा। वस्तु को आप घुमाते रहें। एक समय ऐसा आएगा कि दीवार पर पड़ने वाली छाया सिर्फ एक लकीर मात्र रह जाएगी। अब आप इसी प्रयोग को उसी अंधेरे कमरे में एक गोल आकार वाली गेंद के साथ करें। आप गेंद को उसी जगह पर जितनी मर्जी घुमा लें, दीवार पर पड़ने वाली उसकी छाया हमेशा गोल ही रहेगी। अब आप सहज ही समझ गए होंगे कि पृथ्वी गोल आकार की है। यदि पृथ्वी गोल न होती तो चंद्रमा पर पड़ने वाली इसकी छाया हमें हमेशा गोल नहीं दिखती। ईसा पूर्व 3री सदी 3rd सेंचुरी BC के आखिर तक पृथ्वी के गोलाकार होने की बात को मान लिया गया था। वह दौर ग्रीक की सभ्यता के लिए भी एक स्वर्णिम दौर था। कला, साहित्य, गणित, विज्ञान हर क्षेत्र को एक नई दिशा मिली और विकास के दृष्टिकोण से पूरी सभ्यता अपने चरम पर थी। उसी दौरान ग्रीस के ही एक महान गणितज्ञ ने पृथ्वी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए जो प्रयास किया वो अपने आप में नया और अनूठा था। उस महान गणितज्ञ का नाम था इराटोस्थेनस। इराटोस्थेनस ने गोल आकार वाली पृथ्वी की परिधि यानी कि उसके सरकमफ्रेंस को जानने की कोशिश की। इतनी बड़ी पृथ्वी और उसके परिधि को नापना, वो भी उस जमाने में जब हमारे पास आज की तरह यंत्र, मशीन और उच्च कोटि की टेक्निक नहीं थी, इतना आसान नहीं था। लेकिन इराटोस्थेनस ने ऐसा किया। इराटोस्थेनस को अलेक्जेंड्रिया और साइनी के बीच की दूरी मालूम थी। आज से लगभग 2250 साल पहले इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर की एक लाइब्रेरी में काम करने वाले ग्रीक मैथमेटिशियन इराटोस्थेनस ने पृथ्वी की परिधि को नापने का एक अनूठा प्रयोग किया और उसका जो मान निकाला वो आज के हमारे मान के काफी करीब था। इराटोस्थेनस को पता था कि अलेक्जेंड्रिया के दक्षिण में साइनी नामक एक जगह पर हर साल समर सॉल्स्टिस के दिन दोपहर में सूरज साइनी के ठीक ऊपर होता है और उस समय
किसी भी वर्टिकल या लंबवत खड़ी वस्तु की कोई छाया नहीं बनती और कुएं के अंदर सूर्य की परछाई साफ नजर आती है। फिर सूर्य की धरती से अत्यंत दूर होने के कारण इराटोस्थेनस ने सूर्य से धरती पर आने वाली किरणों को पैरेलल यानी समानांतर माना। फिर उन्होंने उसी दिन और उसी समय अलेक्जेंड्रिया में एक लंबवत खड़ी वस्तु की जो परछाई बनी, उस परछाई और सूर्य के बीच की एंगल को मापा। तो सामान्य रेखा गणितीय सिद्धांतों के आधार पर अलेक्जेंड्रिया में उस वक्त बनी छाया का एंगल और धरती के केंद्र पर साइनी और अलेक्जेंड्रिया द्वारा बनाए जा रहे ट्रायंगल का सेंट्रल एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। इस एंगल का मान 7.2 डिग्री मिला, जो कि 360 डिग्री का 1/50वां हिस्सा था, यानी धरती की परिधि अलेक्जेंड्रिया और साइनी के बीच की दूरी की 50 गुना होनी चाहिए। इराटोस्थेनस को अलेक्जेंड्रिया और साइनी के बीच की दूरी मालूम थी, जो कि 5000 स्टेडिया यानी लगभग 950 किलोमीटर थी। अब इराटोस्थेनस ने 5000 स्टेडिया को 50 से गुणा करके पृथ्वी की परिधि यानी सरकमफ्रेंस बताई थी। हालांकि पृथ्वी की परिधि को लेकर जो माप उन्होंने बताया उसमें उतनी सत्यता नहीं थी, लेकिन उनके तर्क, सिद्धांत और प्रयोग का अपना ही महत्व था। बाद में 6ठी सदी ईस्वी में भारत के एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट की लिखी किताब आर्यभट्टिया विश्व समाज के सामने आई। इसके तथ्यों ने विज्ञान के कई पहलुओं को नए सिरे से परिभाषित किया। इस किताब के एक भाग गोलापाड़ा में आर्यभट्ट ने न केवल ये बताया कि पृथ्वी का आकार गोल है, बल्कि उन्होंने पुरानी उस मान्यता का भी खंडन किया जिसमें पृथ्वी को स्थिर बताया गया था। आर्यभट्ट के अनुसार गोल आकार वाली पृथ्वी अपने ही अक्ष पर लगातार घूमती रहती है। आर्यभट्टिया में उन्होंने लिखा, जिस तरह नौका में सफर कर रहा यात्री अपने इर्द गिर्द के स्थिर वस्तुओं को पीछे की तरफ जाते देखता है, ठीक उसी तरह रात में तारे हमें पूरब से पश्चिम की तरफ जाते दिखाई देते हैं, क्योंकि उस समय पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। इसमें कोई शक नहीं कि पृथ्वी के आकार को जानने के लिए हमारे प्राचीन चिंतकों और शास्त्रियों की कोशिश कामयाब रही। अन्य ग्रहों की तुलना में पृथ्वी की स्थिति को लेकर पुराने चिंतकों की सोच जारी रही। कल्पना की कई और उड़ानें, तर्क वितर्क के ढेरों भंडार, ढेर सारी दिलचस्प कहानियां, जिनमें छिपी है मानवीय सोच और समझ की बेमिसाल ताकत। हिस्सा है। अरिस्टोटल, इराटोस्थेनस और आर्यभट्ट जैसे चिंतकों की बदौलत पृथ्वी के गोलाकार होने की बात तो स्पष्ट हो चुकी थी, पर अब सवाल यह था कि सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति कहां है। अरिस्टोटल के सिद्धांत की तरफ हम वापस लौटते हैं। अरिस्टोटल इस ब्रह्मांड के जियोसेंट्रिक मॉडल में दृढ़ विश्वास रखते थे। जियोसेंट्रिक यानी कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी, पानी, हवा और आग, इन 4 तत्वों की चर्चा करते हुए अरिस्टोटल ने यह कहा कि पृथ्वी केंद्र में रहती है और बाकी के तत्व एक बड़े गोलाकार में इसके चारों तरफ। पृथ्वी के गतिशील होने की बात को अरिस्टोटल ने नकार दिया था। उनका मानना था कि पृथ्वी स्थिर और सूरज, चांद, तारे और अन्य ग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक परफेक्ट सर्कल में घूमती हैं। उस दौर में अरिस्टोटल का जियोसेंट्रिक तर्क इसलिए भी काफी प्रासंगिक रहा क्योंकि धरती से यह स्पष्ट दिखाई देता था कि इसके आसपास जल भंडार है और ऊपर आकाश है जहां सूरज से हमें प्रकाश और ऊर्जा यानी कि हीट मिलती है। पृथ्वी को इस ब्रह्मांड का केंद्र मानने के पक्ष में अरिस्टोटल का एक तर्क यह भी था
कि यदि हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो यह वापस नीचे यानी कि पृथ्वी की तरफ ही लौट आती है। किसी वस्तु को वापस अपने ही केंद्र की तरफ खींचना ये बताता है कि पृथ्वी केंद्र में है। एरिस्टोटल के इस विचार में काफी स्पष्टता थी। लेकिन कुछ ऐसे सवाल थे जिसने चिंतकों को आगे सोचने पर मजबूर कर रखा था। पूर्णमासी और अमावस्या क्यों होती थी? क्यों चंद्रमा का आकार हर महीने पूर्ण से विलीन और फिर वापस पूर्ण हो जाता है? ग्रहों की गति के बारे में भी स्पष्टता नहीं थी। जब लोगों ने एक ही समय पर 2 अलग-अलग रातों में आसमान का सर्वेक्षण किया तो उन्होंने पाया कि प्लैनेट्स पहली रात के मुकाबले दूसरी रात में थोड़े से पूरब की तरफ हैं। मगर कभी-कभी इनकी गति धीरे प्रतीत होती थी। कभी लगता था कि वो थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं और कभी ऐसा लगता था कि वह उल्टी दिशा में चल पड़े, यानी कि पूरब से पश्चिम। मगर उस समय ये मानना उचित नहीं था कि प्लैनेट्स रुक जाते हैं और उल्टी दिशा में चलते हैं। इसलिए एक और बेहतर मॉडल की जरूरत थी। ऐसा कहा जाता है कि मानवीय सोच को कभी भी किसी दायरे में बांधकर नहीं रखा जा सकता। शहर था अलेक्जेंड्रिया और चिंतक थे क्लॉडियस टॉलेमस यानी टॉलेमी। टॉलेमी की लिखी किताब एल्माजेस्ट अपने आप में खगोल शास्त्र का खजाना है। एरिस्टोटल की तरह टॉलेमी भी ब्रह्मांड के संतुलित और समरूप मॉडल में यकीन रखते थे और जियोसेंट्रिक थ्योरी के मजबूत पक्षधर थे। जियोसेंट्रिक थ्योरी को आधार बनाकर टॉलेमी ने एक मॉडल बनाया। इस मॉडल के द्वारा उन्होंने सूरज, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की वृत्तीय गति को दर्शाया। इस मॉडल के अनुसार सूरज, चंद्रमा और अन्य ग्रह छोटे छोटे वृत्त बनाकर अपने वृत्तीय केंद्र के चारों तरफ अपनी गति से लगातार घूमते रहते हैं। ये छोटे छोटे वृत्त, जो एपिसाइकल्स के नाम से जाने जाते हैं, एक बड़े घेरे में पृथ्वी को केंद्र बिंदु बनाकर उसके चारों तरफ घूमते हैं, जिसे हम डेफरेंट के नाम से जानते हैं। एपिसाइकल्स के कॉन्सेप्ट पर आधारित टॉलेमी का यह मॉडल खगोल विज्ञान के सफर में मील का पत्थर साबित हुआ। इससे न केवल सूरज, चंद्रमा और ग्रहों की गतियों को समझने में मदद मिली, बल्कि रेट्रोग्रेड मोशन को लेकर भी एक तस्वीर सामने आई। क्यों कभी मार्स या बृहस्पति जैसे ग्रह उल्टी दिशा में जाते दिखाई देते हैं? ऐसी गुत्थियां अब तर्क से परे नहीं थी। इस तरह की गति को एस्ट्रोनॉमर्स ने रेट्रोग्रेड मोशन का नाम दिया। ये ग्रह पूरब की ओर जाते जाते कहीं ठहर जाते और थोड़ी देर बाद फिर पहले की तरह पश्चिम की ओर जाते दिखाई देते। अलग अलग ग्रह अलग अलग अंतराल पर इस तरह की गति करते आसमान में अक्सर दिखाई देते हैं। यूएस स्पेसक्राफ्ट रेंजर 7 से चंद्रमा की पहली तस्वीर खींची गई। जहां भी स्पष्टता में कमी आई, जहां संदेह उत्पन्न हुआ, एक नई सोच के साथ मानव मस्तिष्क वहीं से सक्रिय होता गया। यही मूल मंत्र रहा है मानव समाज के विकास और तरक्की का। 31 जुलाई 1964 यूएस स्पेसक्राफ्ट रेंजर 7 से चंद्रमा की पहली तस्वीर खींची गई। इस तस्वीर में चंद्रमा की सतह पर दिख रहे प्याले नुमा आकृति का नाम महान इजिप्शियन एस्ट्रोनॉमर टॉलेमी के सम्मान में टॉलेमस रखा गया। सदियों बाद टॉलेमी को एक विकसित मानव समाज से मिलने वाला यह सम्मान तब किसी की कल्पना से भी परे रहा होगा। मानव समाज हमेशा से ही विकासशील रहा है और उसके बढ़ते कदम ने हमेशा ही मील के पत्थरों को पीछे छोड़ा है। टॉलेमी के जियोसेंट्रिक मॉडल में भी त्रुटियां थीं। ये अलग बात है कि अपने ठोस तर्क के बलबूते अगले 1400 सालों तक टॉलेमी का जियोसेंट्रिक मॉडल विश्वसनीय और मान्य रहा। तो अगली बार जब भी आप रात में आसमान पर नजर डालेंगे या सूर्योदय और सूर्यास्त को देखेंगे, आपको इस बात का सहज ही अंदाजा हो जाएगा कि साधारण और आम दिखने वाली इन्हीं घटनाओं ने हमें ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों से परिचित कराया है। फिर चाहे वो चांद पर पड़ने वाली गोलाकार छाया हो, या तारों का पूरब से पश्चिम की तरफ जाते दिखाई देना हो, या फिर ऊपर उछाली हुई चीज का वापस अपने केंद्र की तरफ आना हो।
अब आपको पता चल गया होगा कि आसपास घटित होने वाली साधारण और सामान्य सी घटनाओं के अंदर भी सागर जैसा विशाल रहस्य छिपा रह सकता है। इसलिए अपनी पारखी नजर, कल्पना शक्ति और जानने समझने की इच्छा को हमेशा जगाए रखें। कौन जाने रहस्यों से भरे इस ब्रह्मांड की अगली गुत्थी सुलझाने वाले आप ही हों।